जैन साथियों, आज संविधान की इस तीसरी क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। दोस्तों, ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई, कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पैट या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी अदर एग्जाम कराए जाते हैं उसके लिए उपयोगी है। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि क्लासेस से जुड़ा अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। तो इसको बहुत ही सरल सी परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। तो देखते हैं, ये किसी भी विषय का सार एवं परिचय होता है जिसमें उस विषय का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। ये किसी भी विषय का सार एवं परिचय होता है जिसमें उस विषय का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। अगर वहीं हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो कह सकते हैं प्रस्तावना संविधान का सार एवं आत्मा है। प्रस्तावना संविधान का सार एवं आत्मा है। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत यूएसए है। इसका स्रोत यूएसए है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक तथ्य और बताता चलूं कि अमेरिका ही ऐसा पहला देश है जिसने प्रस्तावना को संविधान में जगह दी। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है वो क्या है? आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। आधार है उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था, जिसकी आगे चर्चा की गई है। देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उनके द्वारा उद्देशिका का प्रारूप तैयार किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ उद्देशिका के मूल तत्व हैं, उनके बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो देखते हैं क्या है। पहला है संविधान की शक्ति का स्रोत। हमारा जो भारतीय संविधान है वो जीवंत संविधान है, इसलिए जो हमारे भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत है उसको भारत की जनता में निहित किया गया है। हमारे संविधान की शक्ति का जो स्रोत है उसको भारत की जनता में निहित किया गया है। दूसरा, भारत का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश। दोस्तों, इन सभी शब्दों को विस्तार से आगे अभी क्लास में बता दिया जाएगा कि पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी इसका अर्थ क्या है। तीसरा है संविधान का उद्देश्य न्याय। न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वहीं अगर आर्थिक की बात करें तो अमीर और गरीब के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको भी सरकार के द्वारा भरने का प्रयास किया जाएगा, यथासंभव प्रयास किया जाएगा। वहीं अगर राजनीतिक न्याय की बात करें तो राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर राजनीतिक प्रक्रिया में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। वहीं चौथा देखते हैं संविधान के अंगीकरण की तिथि। तो 26 नवंबर 1949 ये प्रस्तावना में लिखा है, 26 नवंबर 1949। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में कुछ वाद हैं। वाद केस होता है सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर किए गए प्रस्तावना को लेके। तो पहला है री बेरूवेरी वाद 1960। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। फिर दूसरा केस गोलकनाथ वाद 1967 का है, जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बोली गई। पहले में क्या था? पहले में मानने से मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और दूसरे में कहा जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। वहीं जो तीसरा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा उसको देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें 13 जजों की बेंच थी। उन्होंने फैसला दिया प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है,
न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को बदल दिया, जिसमें जो पहले री बेरुवेरीवाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यहाँ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उन्होंने अपने पूर्व के फैसले को बदल दिया और बोला प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और ये भी कहा कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है किंतु उसके मूल ढांचे में नहीं। यहाँ मूल ढांचे का भी सिद्धांत दे दिया था। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है किंतु उसके मूल ढांचे में नहीं। यहाँ मूल ढांचे का भी सिद्धांत दे दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में ये जो केस लॉ थे इसमें से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं, प्रस्तावना में महत्वपूर्ण संशोधन करके जो शब्द जोड़े गए उनको देख लेते हैं। इसको कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्षवाद व अखंडता शब्द को जोड़ा गया। समाजवाद, पंथनिरपेक्षवाद व अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में ये पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्षवाद व अखंडता शब्द को जोड़ा गया। आगे देखते हैं, ये समाजवाद क्या होता है। ऐसी व्यवस्था, समाजवाद क्या होता है देखते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व के साथ उसके वितरण में भी समानता हो, यानी कि जो संसाधन होंगे उतने उसके वितरण में समानता होनी चाहिए। एक तरफा कहीं नहीं जाने चाहिए, जैसे कोई एक तरफा कब्जा करके बैठ गया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सरकार जो है समानता बनाए रखेगी संसाधनों के वितरण में। पंथ निरपेक्षवाद की बात करें, पंथ निरपेक्षवाद की अगर बात करें तो किसी भी पंथ धर्म को राज्य का पंथ धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, अर्थात सरकार सभी पंथ या धर्म को एक समान दृष्टि से देखेगी और उनको मतलब किसी भी प्रकार से उसमें भेदभाव नहीं करेगी। किसी भी धर्म को लेकर राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन पंथ निरपेक्षवाद के तहत एक चीज देख सकते हैं कि सकारात्मक पंथ निरपेक्षवाद हो सकता है। सकारात्मक पंथ निरपेक्षवाद हो सकता है, जैसे कुंभ का मेला लगवाना, जैसे कुंभ का मेला लगवाना, माघ मेला, और वहीं जैसे मुस्लिमों को हज के लिए सब्सिडी देना, हज के लिए सब्सिडी देना, ये सब सकारात्मक पंथ निरपेक्षवाद है जो कि इतना सरकार अलाउ करती है। अखंडता की बात करें तो एकीकृत भारत, जो अखंड भारत जिसके टुकड़े ना हो, एकीकृत भारत। तो दोस्तों, आज की जो हमारी प्रस्तावना की क्लास थी उसमें इतने ही पॉइंट्स महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको क्लास कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लास का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए